हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में डायनेमिक्स ऑफ अ पार्टिकल के एक क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। इफ अ बॉडी ऑफ मास m is moving on a rough horizontal surface of coefficient of kinetic friction mu, the net electromagnetic force exerted by surface on the body is। क्वेश्चन क्या, एक बार समझें कि एक m मास की बॉडी एक ऐसे सरफेस पे मूव कर रही है जिसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू गिवन है। अब यहां पर ध्यान दें कि अगर ये बॉडी इस रफ सरफेस के ऊपर मूव कर रही है तो इस पर एक फोर्स मोशन की डायरेक्शन में लगाया गया होगा। यह बात बिल्कुल कंफर्म हो जाती है। एक बात और ध्यान दें कि यह नहीं बताया गया है कि यह बॉडी एक्सेलरेटेड है। हम ये मान के इस प्रॉब्लम को आगे बढ़ाएंगे कि ये बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। एक बात यहां पर ध्यान दें, चूंकि हमसे केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के नेट वैल्यू को पूछा गया है तो इस बात का इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये क्वेश्चन में ये बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन कर रही है या कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। एक जनरल कंडीशन कंसीडर करते हुए हम इस बॉडी को कांस्टेंट स्पीड से चलती हुई बॉडी मान रहे हैं। अब एफ फोर्स इस बॉडी के मोशन की डायरेक्शन में परफॉर्म कर रहा है और चूंकि हम ये मान रहे हैं कि ये कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो लगने वाले फ्रिक्शन की वैल्यू इस एफ के इक्वल होनी चाहिए। अगर आप इस बॉडी में एक्सेलरेशन भी कंसीडर करते तो उस कंडीशन में आप F माइनस एफ के बराबर फोर्स से इस बॉडी में एक्सेलरेशन को एक्सप्लेन करते। चूंकि हम जानते हैं कि बॉडी मोशन में है तो फ्रिक्शन अपनी अपर लिमिट तक परफॉर्म कर रहा होगा। मैं इसे F मैक्स लिख दे रहा हूं। अदर फोर्सेस में इस बॉडी का mg और नॉर्मल रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। चूंकि हम जानते हैं कि फ्रिक्शन की वैल्यू को नॉर्मल रिएक्शन और म्यू के टर्म में दिया जा सकता है। फ्रिक्शन की अपर वैल्यू एफ मैक्स को म्यू एन लिखा जा सकता है और चूंकि एन एम जी के बराबर है तो एफ मैक्स की वैल्यू म्यू एम जी के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। हम जानते हैं कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो ये सरफेस इस बॉडी पर डेवलप करेगा वो फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के रिजल्टेंट के बराबर होगा। यह बात हमेशा याद रखें कि जब हम किसी ब्लॉक को सरफेस पर रखते हैं तो सरफेस उस ब्लॉक को एक कांटेक्ट फोर्स प्रोवाइड करता है। अलग अलग कंडीशन में यही कांटेक्ट फोर्स दो कंपोनेंट में ब्रेक होके नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन के रूप में समझा जाता है। उस कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू को पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से दिया जा सकता है कुछ इस तरह से। यहां ध्यान दें, यह वैल्यू लिखी जा सकती है n स्क्वायर प्लस एफ मैक्स स्क्वायर अंडर रूट। और अब अगर मैं इसमें वैल्यूज अप्लाई करूं यानी उन टर्म्स में इस एक्सप्रेशन को लिखूं जो गिवन है तो n को लिखा जा सकता है mg का होल स्क्वायर, जबकि एफ मैक्स की वैल्यू अब कैलकुलेट हो चुकी है म्यू mg। इसे लिखा जा सकता है म्यू mg स्क्वायर और फाइनल आउटकम में हमें मिलेगा mg अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो सरफेस एक्सर्ट कर रहा है इस बॉडी पर उसे कैलकुलेट किया जा सकता है। एक बात पर यहां ध्यान दें कि कांटेक्ट फोर्स ही वो फोर्स है जो कोई सरफेस किसी बॉडी पर डेवलप करता है और कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट के रूप में ही नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन को जाना जाता है। यहां पर यह बात समझें कि अगर हम किसी रफ सरफेस के ऊपर भी एक बॉडी को रेस्ट में प्लेस कर दें तो इस बॉडी पर सरफेस एक ही फोर्स डेवलप करेगा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। यानी उस केस में आप नॉर्मल रिएक्शन को एफसी के इक्विवेलेंट मानेंगे और फ्रिक्शन की वैल्यू को 0 माना जाएगा। वहीं दूसरी ओर अगर आप एक स्मॉल फोर्स इस बॉडी पर एक्सर्ट करते हैं जो इस बॉडी को चला पाने में सक्षम नहीं है तो ऐसे फोर्स को एक्सर्ट करने के बाद चूंकि इस बॉडी को रेस्ट में बनाए रखना है तो ये कांटेक्ट फोर्स अपनी डायरेक्शन को कुछ डिग्री टिल्ट कर लेगा ताकि इसके एक कंपोनेंट से
इस F को इक्विवेलेंस दिया जा सके और अब इस कांटेक्ट फोर्स के दूसरे कंपोनेंट से नॉर्मल का रोल प्ले कराया जाएगा। सो इस तरह से जैसे जैसे इस बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस का प्रोफाइल बदलता रहेगा, वैसे वैसे ये कांटेक्ट फोर्स वेरी करता रहेगा और इसके ही दो कंपोनेंट फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के रूप में समझे जाएंगे। सो इस क्वेश्चन में जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात कही गई है, जो कि सरफेस इस ब्लॉक पे एक्सर्ट कर रहा है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कांटेक्ट फोर्स ही है, जो कि फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन नाम के दो कंपोनेंट के रिजल्टेंट के रूप में जाना जाता है। थैंक यू।